जो पहला गाना रिकॉर्ड करने वाले मतलब आप ही हैं, मतलब ऐसा हमें पता चला और हम लोग पूरा टीम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप बताएं कि आप कैसे रिकॉर्ड किए और कैसे प्रेरणा मिली आपको कि ये गाना रिकॉर्ड करना चाहिए। सबसे ये बताइए कि आप ये म्यूज़िक फील्ड में आप कैसे आए और किससे प्रेरित हुए, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। पद्मश्री मुकुंद जी का नाम लिए आपने, मतलब ये सारे लोगों से आप संपर्क कैसे हुआ, या किनके टीम में आप खुद शामिल हुए या कि उन्होंने आपको बुलाया? ये बताइए कि आप गाने भी गाते थे या गाना लिखते थे, मतलब आपके उस टीम में आपकी सहभागिता क्या थी, मतलब वहाँ पर क्या करते थे उस टीम में? तो आप उस ब्लैंक कैसेट और मटेरियल आप कहाँ से लाते थे? लेकिन हम जानना चाहेंगे कि उस समय आप मार्केटिंग पहला कैसेट आपने रिकॉर्ड किया, कैसे बाजार तक पहुँचाए हैं, और एक कैसेट की जो लागत उस समय थी वो कितने की थी, और बाजार में आप कितने रुपए में बेचते थे? कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, आप उसमें करने में असमर्थ रहे, ऐसा कुछ समय आया? कुछ ऐसे गाने जो आप खुद लिखे हों और जो सुपर डुपर हिट हुआ हो, तो ऐसा कुछ गाने आप दर्शकों को बताएं। 1975 से लेकर 2025 तक आपके पास कितने गाने लिखे और क्या क्या उपलब्धि आप यहाँ तक की? आप अभी का जो यंगस्टर जो गाना गा रहे हैं और आपके जो दौर में जो सिंगर लोग थे और अभी का जो सिंगर में क्या फ़र्क पाते हैं? अभी के जो यंगस्टर हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो आर्ट कल्चर है, वो बची रहे? ये कहीं-कहीं ऐसा लगता है, बहुत लोग पूछते हैं कि ये हम लोग किस ज़ोन में हैं या हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो थोड़ा इसको थोड़ा बताएँ कि सादरी क्या है और नागपुरी क्या है? थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें आप। कि 1975 से लेकर के 2025 ईस्वी अभी अभी करंट चल रहा है, तो क्या कोई सरकारी संस्थान या कोई बहुत सारे एनजीओ, ये सिनेमा इंडस्ट्री या रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें या भाषा कल्चर की बात करें, क्या कलाकारों के लिए कोई आगे आकर कुछ ऐसा योगदान दिए या कुछ ऐसी योजनाएं सरकार तरफ से आप लोग को मिल पाई? झारखंड न्यूज 9 में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुजूर, और आज मैं एक ऐसे शख्सियत से हम मिलाना चाहेंगे जो कि बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। मैंने यहाँ इसलिए आया क्योंकि इनकी बहुत बड़ी योगदान है, जो कि सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, इनका जो योगदान है काफ़ी बहुमूल्य है। और हम ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो कि इनके जीवन से हम सभी प्रेरित हैं, हम लोग प्रेरणा लिए, और हम जानना चाहते हैं कि इनका यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, और कुछ बातें इन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। तो इनका परिचय, सर आपका परिचय बताइए। मेरा नाम आसाराम महतो है। हम ग्राम सिरपा, पोस्ट बुंगईबेड़ा, डिस्ट्रिक्ट रांची का स्थायी निवासी हूँ, और अभी वर्तमान में हम टाटी सिलवे, पोस्ट टाटी सिलवे, जिला रांची में मैंने स्थायी तौर पर रह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, ये बताइए कि हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता अभी हैं या नहीं हैं, और कितने भाई बहन होते थे? हमारे माता पिता तो दोनों गुजर गए हैं, नहीं हैं। हम लोग 3 भाई हैं, और जिनमें तीनों भाई अभी हैं, जिसमें हम बड़े हैं, हमसे छोटा 2 हैं। एक रेलवे जॉब में है, एक गांव में अपना खेती बाड़ी का काम करता है। बस यही हम लोग का फैमिली। और हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी, दोनों बेटी का भी शादी किया हुआ है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटा का भी शादी किया है, और मोटा मोटी मेरे दो पोता है, एक पोती है। यही मेरा परिवार है। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ से आप किए? हम मिशन स्कूल जो है खिरवा कोचा माध्यमिक विद्यालय, वहाँ से हम 8 क्लास तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद हम अपना शिक्षा चिल्लाग हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1973 में हम मैट्रिक पास किए थे चिल्लाग हाई स्कूल से, और रांची कॉलेज ज्वाइन किए थे। और हमारा जो है ना कि रेलवे में जॉब लग गया, तब फिर हम अपना रेलवे जॉब के लिए तैयारी करने लगे। और उस समय तो बंगाल में ही हम लोग का ऑफिस था, तो बंगाल से ही हमको जाना पड़ा। तो इस समय दौड़ धूप में करीब हमको 2 साल हमारा निकल गया। तो अब 1975 में हम 20 मार्च 1975 को रेलवे जॉब में हम आए।
लेकिन जॉब के बाद भी जो छुट्टी के समय होता था उस टाइम को हम इस संगीत लाइन में हम दिए। कहे कि बहुत ऐसा मेरा अंदरूनी तौर पर अंदर से इच्छा जागता था कि लोग को देखते थे कि अगर लोग नाचते हैं गाते हैं, मेरे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को देखते थे, तो वहीं से हमको प्रेरणा जगा कि हम ऐसा कैसे कर पाएँ। सर बीच में मैं एक बात मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जो रेलवे का नौकरी की बात किए, आपने ये कैसे मतलब ये सर्विस में गए या कोई बताया या कोई वैकेंसी भरे आपने? रेलवे जॉब, हमारे रेलवे जॉब का देन मेरे पिताजी का है। क्या कि पिताजी हमारे 1971 में एक रेलवे में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था। उस स्ट्राइक में वो इमरजेंसी ड्यूटी किए थे, तो उस टाइम ये था कि उसका लड़का अगर उस लायक करने लायक है तो उसको एक जॉब दिया जाएगा, ऐसा करके मेरे सर्कुलर आया था। तो उस सर्कुलर में हम पीठ बैठे, तो उसमें हमको बुलाया गया सिलेक्शन में। आगरा में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो हम स्पोर्ट्समैन तो थे ही, स्पोर्ट्स के थ्रू हमारा रेलवे जॉब में सर्विस हुआ। अच्छा सर, और हम पूछना चाहेंगे जो बहुत अहम बात है, बाकी तो अपना परिचय आपका हो गया। सबसे ये बताइए कि आप ये म्यूज़िक फील्ड में आप कैसे आए और किससे प्रेरित हुए, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। म्यूजिक फील्ड में हमको बहुत प्रेरणा मिला कि हम शुरू से जो है ना कि फिल्मी गाने का हमको बहुत शौक था, और बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकार, राइटर लोग का गाना हम सुनते रहते थे रेडियो से। उस समय रेडियो का ज़माना था हमारा समय, तो उन लोग से सुनते थे। तो उसमें हम लोग सुनते थे कि ये म्यूजिक डायरेक्टर है, ये गायक हैं, ये ऐसा है। तो बहुत सारा चीज़ को उसमें हमने सोचा कि जब इतना बढ़िया बढ़िया संगीतकार लोग इतना अच्छा म्यूजिक तैयार करता है, तो हम लोग का नागपुरी गाने का अगर ऐसा तैयार किया जाए तो ऐसा सोच मेरा एक था हम, और उसी सोच को आगे हमने अखड़ा में, स्टेज में जाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको हमने सीखने लगे। तो हमारे कुछ बुजुर्ग सिंगर लोग जो थे, जैसे मेरे बहुत प्रेरणादायक सिंगर थे बिंदेश्वरी मिश्र जी, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमको बहुत सा जानकारी दी, और उनका गाने से आज हम बहुत प्रेरित हैं। इसके बाद बहुत सा सिंगर लोग आए, जैसे हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक, मधु मुंसरी हंसमुख, रामदयाल मुंडा जी हमारे गुरुजी थे, महावीर नायक, ऐसे शख्सियत लोग के साथ में रहे, तो थोड़ा भावना हमको भी लगने लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। सर ये चलिए बहुत अच्छी बातें बताएं आपने कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग संपर्क में आए, तो ये हम जानना चाहेंगे कि पद्मश्री मुकुंद जी का नाम लिए आपने, मतलब ये सारे लोगों से आप संपर्क कैसे हुआ, या किनके टीम में आप खुद शामिल हुए, या कि उन्होंने आपको बुलाया? हम लोग जो है ना कि टीम बनाए थे, जो कुंजवन एक संस्था था, वो कुंजवन संस्था के थ्रू हम लोग एक जगह कार्यक्रम होता था हम लोग का, और कुंजवन के थ्रू ही हम उन लोग के संपर्क में आए। अच्छा, ये इसके बाद क्या कुछ ये बताइए कि आप गाने भी गाते थे या गाना लिखते थे, मतलब आप आपके उस टीम में आपकी सहभागिता क्या थी, मतलब वहाँ पर क्या करते थे उस टीम में? हम उस टाइम तो देखिए ना गाना लिखते थे ना गाते थे, क्या कि गाना तो हम गा सकते थे, लेकिन मेरा स्वर ठीक नहीं था, इसलिए उतना हम नहीं गा पाते थे। तो हम दूसरे के गाने लिखा हुआ को हम प्रमोट करने लगे, और हम एक क्या मैंने रिकॉर्ड पर हम ज़्यादा ध्यान दिए। अच्छा, मतलब कि आप गाने में ध्यान नहीं थे, मतलब गाना में ध्यान नहीं था और गाते भी नहीं थे, मतलब कि आप समझ में आया कि आप रिकॉर्ड अच्छा कर सकते हैं, या अपने दूसरे गाने को हम मतलब दूसरे जगह हम कैसे पहुंचा सकते हैं, मतलब ये आपकी जिम्मा थी। तो ये बताइए कि आप सुनने में आया कि जो पहला गाना रिकॉर्ड करने वाले मतलब आप ही है, मतलब ऐसा हमें पता चला, और हम लोग पूरा टीम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप बताएं कि आप कैसे रिकॉर्ड किए और कैसे प्रेरणा मिली आपको कि ये गाना रिकॉर्ड करना चाहिए? हमने जब देखा कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी कलकत्ता से जब 3 को रिकॉर्ड आया था नागपुरी का, तो उस रिकॉर्ड को हमने खरीदा।
उसको बजाया। उसके बाद जो है ना कि मार्केट में जो ऑडियो कैसेट आया, तब हम रांची में संपर्क किए जो है ना कि दास म्यूजिक सेंटर से। वो दास म्यूजिक वाले से हमने इसका अनुभव लिए कि हम एक रिकॉर्डिंग मशीन लेना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ के जो हमारा नागपुरी गाने को हमको रिकॉर्ड करना है। तो हमारे दास म्यूजिक वाले ने हमको बहुत सा प्रेरणा दिए कि ये मशीन लेना है, ऐसा माइक लेना है, इसके बाद इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। तो कुछ रिकॉर्ड तो किए लेकिन उतना बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे करते गए तो हमको अनुभव जागता गया और उसके बाद आगे बढ़िया करने लगे। और पहला जो मेरा रिकॉर्डिंग कैसेट था जो मधु मंसरी के हंसमुख के नाम से मैंने गाए गाना का किए थे, और बहुत ज़बरदस्त, आज भी आपको मधु मंजर प्रगतिशील नागपुरी के नाम से वो बहुत फेमस रिकॉर्ड हुआ था। दूसरा गाना जो था हम देवदास विश्वकर्मा के आवाज़ में किए थे, जो मॉडर्न सॉन्ग, जो पहला मॉडर्न सॉन्ग का गाना जो बना था, जातो गोया लानी देवे अंधरिया रतिया में कैसे जाबे तो दिना दिया बतिया, और ये रे मांझी, ये सब बहुत सारे गाना का मैंने 2 एल्बम हम तैयार किए थे मॉडर्न संगीत का, जो कि बहुत मार्केट में बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। सर आप अभी एक जिक्र किए, मतलब अभी तक तो हम जान रहे थे कि पहला रिकॉर्ड आपके द्वारा हुआ, लेकिन अभी कलकत्ता ग्रामोफोन कुछ ऐसा कंपनी का नाम बताए, तो उसके बारे में जिक्र होना मतलब तो जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो मतलब आपसे पहले वो कैसेट रिकॉर्ड हुआ था क्या? नहीं, जो नहीं, हमसे पहले कैसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कैसेट पहला कैसेट हम ही रिकॉर्ड किए थे। तो जो कलकत्ता के जो नाम लिए, जो वो लोग तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, वो कलकत्ता में जो हिंदुस्तान में जो म्यूजिक था ना, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया था। अच्छा। और हमने अपने कलाकार जो मेरे कुंजबन के साथी लोग थे, हमारे कलीग थे, वो लोग को हमें गांव में अपना घर में बुला के, जितना म्यूजिक डायरेक्टर, मंदर बजाने वाला, बंसरी बजाने वाला, और भी जितना तरह के धुन, जैसे टोहिला हुआ, सारंगी हुआ, ये जो म्यूजिक यंत्र को मंगाते थे और हम लोग एक जगह रखते थे और हम लोग वहीं पर अपना रिकॉर्डिंग करते थे। और उससे जो मेरा पहला गाना बना था डमकत झुमटा, जो ज़बरदस्त मैंने वो गाना बना था, और आज भी शादी ब्याह के उपलक्ष्य में वो गाना हमेशा बजाया जाता है। कहीं भी सुनिएगा तो डमकत झुमटा का गाना आज भी सुनाई पड़ता है। दूसरा गाना जो हमने डमकच का और किया जसोदा देवी की आवाज़ में, वो भी गाना मेरा डमकत झुमटा बहुत ज़बरदस्त हुआ और आज भी इतना पॉपुलर है कि कितने सिंगर उस गाने को गा के और अपना आवाज़ दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी लगता है कि एक गाना के चलते इतने सिंगर उसमें प्रेरणा मिला। उसके बाद हमने अब मुकुंद नायक, महावीर नायक, जसोदा देवी, जानकी देवी, आज़ाद अंसारी, ऐसे बहुत से सिंगर लोग का हम रिकॉर्ड किए। हमको तो खुद भी पता नहीं है कि हम कितना रिकॉर्ड किए हैं और क्या किए हैं, लेकिन आज हमारे पास कम से कम 10,000 से 20,000 करीब मास्टरपीस जो है ना, उससे पता चलता है कि हमने कितना रिकॉर्ड किया है। सर बहुत अच्छी बातें आपने कही, और हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच करके आते हैं कि हमको सिंगर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, रिकॉर्डिस्ट बनना है, और आज बहुत सारी संस्थानें भी खुली हुई जो कि आप पढ़ करके आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम की बात करें, ये हमको लगता है कि 1975 की बात की थी ना। हाँ। जो सर ने बात की है कि जो भी हमारे साथ बात हो रही है, जो पहला कैसेट जो रिकॉर्ड हुआ था वो सन 1975 ईस्वी में मतलब रिकॉर्ड हुआ था। उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। तो उस दौर में हम ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सर ये रिकॉर्डिंग का जो आइडिया आया वो कैसे आया और क्यों आया, थोड़ा सा बताइए। रिकॉर्डिंग के आइडिया हमको वहाँ से जागा कि एक प्रोग्राम चल रहा था हेहल बाजरा में, उसमें क्षितिज कुमार राय, मधु मंसरी, हंसमुख, जानकी देवी, ये सब आए थे। तो हम भी एक डेक लेके वहाँ पहुँचे, माइक और डेक लेके पहुँचे थे, और माइक को जैसे स्टेज में लगाया जाए तो इसे लगा दिया और अपना जो औजा का मशीन में जो रिकॉर्ड किए, तो इतना बढ़िया उस गाना ने रिकॉर्ड हुआ जो कि हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम इतना अच्छा रिकॉर्ड कर सकेंगे। और आज भी वो मास्टरपीस मेरे पास है और बहुत अच्छा। उस समय जानकी देवी का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता था, उसको सुनने के लिए हजारों हजार का भीड़ होता था उस गाने को सुनने के लिए। तो वैसी समय हमको प्रेरणा जगा, तब से जो है कि अपना कार्यक्रम हम लोग अपना गांव में करने लगे और प्रत्येक सप्ताह एक एल्बम हम बनाते थे।
तो उस समय की बात करें कि बहुत सारे उस समय दिक्कतें थी, और अभी तो खैर बहुत सारे संस्थान इंस्टीट्यूट खुल गया है, चाहे साउंड इंजीनियरिंग की बात करें या साउंड रिकॉर्डिंग की बात करें या मल्टीमीडिया की बात करें, बहुत सारे अभी संस्थान है। लेकिन उस समय बहुत कम संसाधन था, और उस समय उस दौर में आपने रिकॉर्डिंग किए और बहुत सारे जो रिकॉर्डिंग के जो मशीनें थी वो खरीद कर लाए। हम जानना चाहते हैं कि वो मशीन आप कहाँ से लाए और वो कितनी लागत में आपने उन्हें उस मशीन को आपने खरीदा। हम वो जितना भी रिकॉर्डिंग से संबंधित जितना भी मशीन हुआ, कैसेट हुआ, माइक हुआ, वो सारे चीज़ हम कलकत्ता से खरीदे थे। वहाँ पर एक नाइटा इंडस्ट्री जो कैसेट का कंपनी था, उनके मालिक ने हमको बहुत मदद किया था। और नाइटा के यहीं भी हमारा रिकॉर्डिंग होता था, सारा कैसेट का कॉपी होता था। उसी को हम मास्टर दे देते थे, वो कॉपी करके हमको सारा प्रिंट उरिंट करके सब भेज देता था। तो हमको ज़्यादा काम हम कलकत्ता से किए हैं। और मास्टर बनाने वाला जो सोनी टीडीकी ये सब जो जितना जो कैसेट मास्टर कैसेट होता था, हम फैंसी मार्केट से कलकत्ता से लेते थे। और वहीं से ला के 90 मिनट का कैसेट में हम मास्टर बनाते थे। तो 90 मिनट का कैसेट अगर 2 ठो करते तो 4 ठो मास्टर बन जाता था। तो इस तरह से हम 90 मिनट में, और आज भी मेरे पास सब 90 मिनट वाला ही सब कैसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमको ज़्यादातर प्रेरणा हमको कलकत्ता से लिए, कुछ रांची में दास म्यूजिक से लिए। तो इस तरह से छुट्टी छुट्टी हम दास म्यूजिक में बैठते थे और कलकत्ता भी जाते रहते थे। बराबर कुछ ना कुछ काम लेकर हम कलकत्ता जाते थे, तो मेरा दोनों काम हो जाता था। इसलिए हम ज़्यादातर सारे चीज़ हम कलकत्ता से किए। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और वो उस दौर में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी और इतना आसान नहीं था, जो कि रिकॉर्डिंग उस समय जब किया करते थे तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को जरूरत पड़ती थी मटेरियल की। तो आप उस ब्लैंक कैसेट और मटेरियल आप कहाँ से लाते थे? हम कलकत्ता से लाते थे, चांदनी मार्केट कलकत्ता से हमारा ब्लैंक कैसेट वहीं से आता था। हम ब्लैंक कैसेट वहाँ से नहीं लाते थे। हम जो ब्लैंक कैसेट का मालिक जो था ना, हम उसी को मास्टर दे देते थे। वो वहीं से हमारा वो सब कॉपी करके प्रिंट व्रिंट सारा चीज़ करके मेरा वहीं से फ्लैप व्लैप बन के आता था। उसको हम लोग यहाँ पैकिंग करते थे, उसके बाद मार्केट में सप्लाई दे देते। और एक हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि उस दौर में मार्केटिंग के जब इन्होंने शुरुआत की थी 1975 में, तो हमको उस समय बहुत ज़्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री में वैसा बाजार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि उस समय आप मार्केटिंग पहला पहला कैसेट आपने रिकॉर्ड किया, कैसे बाजार तक पहुंचाए हैं? देखिए, मार्केटिंग के लिए हम क्या किए ना कि पहले जैसे हमने ये पता लगाया कि मैंने कैसेट का सेलिंग कहाँ कहाँ होता है। तो उसमें हमको पता लगा कि जैसे डेली मार्केट में होता है, तो डेली मार्केट में कुछ दुकानदार को दिए। उसमें त्रिलोकी वगैरह ये सब था, शंकर म्यूजिक वगैरह ये सब था, एनीज वगैरह था, ये लोग को हम दिए। उसके बाद हर जगह जैसे गुमला में, सिमडेगा में, जैसे रामगढ़ में हुआ, हजारीबाग में, बोकारो में, टाटा नगर में, ये सब जगह पर अपने से घूम घूम के हम सप्लाई किए, लोगों को जानकारी दिए। वो लोग जब मार्केट में जब वो कैसेट आया तो लोग खरीदने लगे, उसका डिमांड बढ़ा। तो फिर हम कुछ दुकान को ही ऐसा सेलेक्ट कर लिए कि भाई आपको हम पूरा दे दे रहे हैं, आप जितना इधर का मैंने मार्केटिंग कीजिए। तो गुमला में हम मनोज को देते थे। ऐसे तो मनोज पूरा उधर जो राउरकेला से लेकर उधर जसपुर छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया पूरा उधर का मार्केट वही देखते थे। उसी तरह टाटा नगर में देते थे सिंह जी को, हजारीबाग में देते थे। ऐसे बहुत सा सब जगह पर मेरा डीलर लोग को पकड़े हुए थे, हम डायरेक्ट उन लोग को बना के दे देते थे। वो लोग आसाम वगैरह भी वही लोग सप्लाई करता था। और और सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। उसमें खुद बाजार की व्यवस्था, जो बाजार जो कैसेट पहुंचाने की जो मार्केट तक जो पहुंचाना था वो खुद आप किए। और और एक कैसेट की जो लागत उस समय थी वो कितने की थी, और बाजार में आप कितने रुपए में बेचते थे? हम 1 रुपया का मार्जिन रख के हम मार्केट में उस समय हम 10 रुपया करके देते थे। उसके बाद वो लोग अपना जितना कमाए, हम अपना हमारा कैसेट पूरा कंप्लीट होके हमको 9 रुपया लगता था, हम 1 रुपया लेते थे और 1 रुपया में हम पूरा होलसेल सप्लाई कर देते। और उस समय आप जब ये कैसेट रिकॉर्डिंग का आप करना स्टार्ट किए, मार्केटिंग करना शुरुआत किए, इसके बाद कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, आप उसमें करने में असमर्थ रहे, ऐसा कुछ हाँ ऐसा समय आया? हाँ ऐसा दिक्कत हमको आया था बहुत बार। क्या है कि मेरा कोई भी कैसेट एक ठो अगर निकालते थे मार्केट में ना, तो जानते उसको कॉपी करने वाला 50 गो रहता था। इस तरह
मार्केट में कोई भी कैसेट का मेरा कॉपी धड़ल्ले से हो जाता था। मार्केट में ओरिजिनल नहीं आता तो उससे पहले डुप्लीकेट आ जाता था। और कॉपी करने वाला इसमें हम तो जितना नहीं कमाया उसे कहीं ज़्यादा वो लोग कमाया। और शुरू से ही हमारा गाने का कॉपी बहुत ज़्यादा होता है और आज भी है। और कुछ ऐसे गाने जो आप खुद लिखे हों और जो सुपर डुपर हिट हुआ हो, तो ऐसा कुछ गाने आप दर्शकों को बताएं। मेरा गाना तो लिखा हुआ है। ये गाना है, चल तो रे सजनी घूमे ले, कोड़ा राज में, नदी नाला राज में, वन पहाड़ राज में, झारखंड में, नदी नाला राज में, वन पहाड़ राज में, झारखंड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अभी तक आपने कितना गाना लिखे, मतलब आप 1975 से जुड़े और अभी 2025 है, तो 1975 से लेकर 2025 तक आपने, आपके पास कितने गाने लिखे और क्या क्या उपलब्धि आप यहाँ तक की आप? देखिए, गाना तो हमने लिखे हैं करीब 100 150 करीब हम गाना लिखे हैं। लेकिन अभी तो मार्केट में हम करीब 10 या 12 अपना गाना को लाए हैं। लेकिन हमारे जो गुरुजी और पुराने संगीत का मतलब राइटर लोग का गाना को हम ज़्यादा किए हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे राइटर लोग थे, जैसे बिंदेश्वरी मिश्र जी थे, रघुनाथ ओदार थे, उधर रामूचित सिंह थे, मधुमंसरी हंसमुख थे, मुकुंद नायक थे, महावीर नायक थे। इसके अलावा भी पुराना पुराना जो राइटर लोग जैसे घासीराम हुए, नहान कवि हुए, ऐसे लोग का गाना को हम ज़्यादा किए। क्या कि उन लोग का लेखनी में वो रस था जो कि हम उतना बढ़िया लिख नहीं पाते थे। और अभी भी हम ज़्यादातर वही लोग का लेखनी में हम ज़्यादा काम करते हैं। क्या कि हमने ज़्यादातर हमको रिकॉर्डिंग तरफ हमको ज़्यादा मैंने ध्यान था, हमको ज़्यादा लेखनी पर तरफ, हमको गायकी तरफ ध्यान नहीं था। इसलिए हम ज़्यादा कर भी नहीं पाए, लेकिन लिखे हैं। लेकिन बहुत सा गाना अभी धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल एक गाना हम छोड़े हैं, जो गाना बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ है। उस गाने का थी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सपना में पालूं संगे बतियालूं, सपना टूटते मैं तो ठकाई गेलो रे, हरे है, सपना टूटते मैं तो ठकाई गेलो रे। बहुत बढ़िया। और सर, ये गाना आप कब लिखे और आप, मतलब ये जो गाना लिखे आप किनसे आप प्रेरित हुए या प्रेरणा लिए आप लिख? बहुत सा हमारे जो राइटर लोग थे ना, जो लोग लिखते थे ना, तो वो लोग से ही हम प्रेरणा लिए कि गाना लिखने का क्या शैली है, किस तरह लिखते हैं। ऐसे करके हमने सीखने शुरू किया, कुछ कुछ ट्राई किए, तो हमको भी अच्छा अच्छा बन गया गाना मेरे पास। और बहुत सा गाना है, जैसे कि अभी धीरे धीरे हम अपने गाना को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आने वाला समय में भी ढेरे गाना आ जाएगा। तो अपना गाना को कम किए, हम दूसरे को गाना को ज़्यादा किए। इसलिए हम अपना गाना के लिए समय नहीं निकाल, लेकिन आप धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और सर, आपसे दर्शकों से रूबरू कराना चाहेंगे कि बहुत सारे सुनने में आएंगे, बहुत सारे सिंगर जो आज हैं भी, और उनको आपके द्वारा, मतलब इस इंडस्ट्री में लाए आप, रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री, रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो वैसे अभी कितने लोग हैं जो आप वैसे सिंगरों को आप लाए आप यहाँ पे रांची में? देखिए, हम तो पहले, सबसे पहले जो मेरा सिंगर थे मधुमंसरी हंसमुख, मुकुंद नाइक, महावीर नाइक, जसोदा देवी, जानकी देवी, हमारे गुरुजी बिंदेश्वरी मिश्र, रामउचित सिंह। इसके बाद नए टैलेंट में जो थे ना, कि सबसे हमारा हैंड सिंगर थे देवदास विश्वकर्मा, आज़ाद अंसारी और सरिता देवी, और भी बहुत से। हाँ, यज्ञेश तो हम लोग का चेला ही है, लेकिन बहुत अच्छा सिंगर है। हम ही लोग के ग्रुप में रह के वो इतना स्टैंड किए हैं। और भी लोग हैं, जैसे पवन, हम लोग के समय में बहुत छोटा सा हम लोग के सामने बैठा हुआ था, मोनिका। मोनिका भी हम जब सत भारती भी रिकॉर्ड करते थे तो आके बैठा रहती थी उस समय में। लेकिन हम लोग का गाइडलाइन उसको मिला, बहुत सारा गाइडलाइन मिला है। और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे मनपूरन नायक, देवदास विश्वकर्मा, लालू शंकर महली,
ये सब जो है ना कि कभी गाइड बहुत मिला उन लोग को, लेकिन हम लोग का एक ग्रुप था तो ग्रुप के साथ हम लोग का हर काम को हम लोग कर लेते थे। सर और कुछ मेरे विचार में, मेरे मन में कुछ सवालें आ रही, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर, ये जो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए, इसके बाद हमको लगता है कि एनालॉग रिकॉर्डिंग मतलब रांची में आ गया, सिंगल ट्रैक ऐसा होता था। तो आपका जो सफ़र था वो कितने दिनों का था, और जब स्टूडियो खुलने लगा तो आपको मतलब क्या क्या चुनौतियाँ मतलब आने लगी, और आपने कहाँ तक साथ रिकॉर्डिंग कंटिन्यू की, और बंद कहाँ हुआ आपका, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम हमारा रिकॉर्डिंग जो हुआ ना कि रांची में तो स्टूडियो नहीं था, रांची में रिकॉर्डिंग नहीं होता था, तो हम 95 जो है ना कि पुरलिया माइती साउंड सर्विस में रिकॉर्डिंग की। जो कोयनार, प्रेम रस और सिंगार, ये सब गाने का रिकॉर्ड हम पुरलिया में किए थे, जब रांची में रिकॉर्डिंग नहीं होता था उस टाइम। उसके बाद रांची सहित भारती अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। यहाँ हम देवदास विश्वकर्मा का 4 एल्बम का गाना हम रिकॉर्ड किए थे। और पहला मॉडर्न सॉन्ग जो है ना कि हम यहाँ रांची से सत्य भारती से रिकॉर्डिंग किया था, जो जातो गोया लानी देवे और तेरे हीरो छोड़ा, अंधरिया रतिया में कैसे जावे तो बिना दिया बतिया, एरे माझी, निहुरी निहुरी डंडा टूटी, ये सब गाने को हम सतभारती से बनाए थे। देवदास के आवाज में एक मॉडर्न ट्रैक का 3 कैसेट हम बनाए थे, लोकगीत का 1 कैसेट बनाए थे, डमकच का 1 कैसेट बनाए थे, दोहरी डमकच का 1 कैसेट बनाए थे। ऐसे करके करीब देवदास के 10 एल्बम का गाना हमने बनाया। उसके बाद एक सिंगार जो कैसेट हम बनाए, वो यस म्यूजिक रांची में उसका रिकॉर्डिंग हुआ था। कि पहला जो है तेज मुंडू वहाँ काम करता था, यस म्यूजिक रांची, उसमें रिकॉर्डिंग हुआ था सिंगार कैसेट। और मधु मंसरी का मधु मंजर 1 और मधु मंजर 2 दोनों हम वहाँ यस म्यूजिक में रिकॉर्डिंग किए थे, और काफ़ी पॉपुलर गाने हैं वो सब। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और हम जानना चाहते हैं कि अभी से बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, और हम स्पेशली इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारे राग रागनी हैं। हमको बोलते हैं लोग कि ये 12 महीना 12 राग, ऐसे बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे राग उसमें छुपे हुए हैं। तो अभी का जो यंगस्टर जो गाना गा रहे हैं, और आपके जो दौर में जो सिंगर लोग थे, और अभी का जो सिंगर में क्या फर्क पाते हैं? वह जमीन आसमान का फर्क है। पहले के सिंगर लोग जो है ना कि मौसम पर, समय पर, और मैंने क्या बोले, अपना कल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते, अपना मल्टी पर ध्यान देते, अपना संस्कृति को ध्यान देते। अभी का राइटर और सिंगर लोग ना संस्कृति को ध्यान देते हैं, ना तो गायकी को ध्यान देते हैं। जो जो शब्द नहीं मांग रहा है उस शब्द को गाते हैं, जो नाम नहीं बता रहा है उसको दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग के लिए तो बड़ा, आप समझिए कि किसी वीडियो एल्बम हम बना रहे थे, वीडियो एल्बम में जहाँ पर वो कहता नहीं है कि पैंट और जींस पैंट में नाचे, लेकिन वहाँ पर वो लोग जींस पैंट में नाच रहा है, तो हमारा कल्चर कहाँ रह गया? हमारा हमारा जो संस्कार है, हमारा जो मट्टी है, हमारा जो त्यौहार है, हमारा जो सांस्कृतिक जो कह रहे हैं उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम दिखा क्या रहे हैं, विदेश का सभ्यता को ला रहे हैं। तो मेरा संस्कृति कहाँ रह गया उसमें? अब जरा देख ली, किसी एल्बम में देखिए कहीं पर भी शूटिंग हो रहा है तो उन्हें गजब टाइप का ड्रेस वो पहन के लोग शूटिंग करता है। हमारा वेशभूषा जो हमारा झारखंड का है, झारखंड की माटी का जो वेशभूषा है, उसको दिखाना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बातें कही, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारा समाज बढ़ेगा, और हमारा समाज बढ़ेगा तो हमारा राज्य बढ़ेगा, और हमारा राज्य बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। ये भावनाएं अगर हमारे विचार मन में ही नहीं है उत्पन्न होगी, तो हम मेरी कलम में भी जो लिखेंगे ना, वो अच्छी बातें लिख ही नहीं सकते हैं। तो हम सर से और भी कुछ हम जानना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि अभी की जो यंगस्टर हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो आर्ट कल्चर है वो बची रहे? देखिए, सबसे पहले तो जो न्यू जनरेशन है उसको पहले हमारा राग रागनी को उसको पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए कि वो राग कैसे गाया जाता है, उस राग को किस तरह गाना चाहिए और कब गाया चाहिए, उसका क्या सीजन है, उसके अनुकूल गाना चाहिए। राग रागनी इतने हैं कि जिंदगी भर भी गाएंगे लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा राग रागनी है, जैसे देखिए जिस तरह से
बहते बहते नाला बनता है और गाते गाते गला खिलता है, इस तरह हमारा रागनी है। उसको इस चीज़ को जानकारी रखना चाहिए कि हम कौन रागनी में गा रहे हैं, कौन मौसम है, कौन सीजन है। आप देखते हैं कि बहुत सा यूट्यूबर लोग को अभी देखते हैं जैसे कि झूमर का सीजन नहीं है लेकिन झूमर गाना डाल दिया। बहुत सा ऐसा है कि जैसे कि अभी शादी ब्याह का सीजन है, अभी डमकच डमकच वगैरह का सीजन है, दोहरी डमकच का है, करिया डमकच। और भी जैसे फगुआ, अभी फगुआ का सीजन है, फगुआ मर्दानी झूमर ये सब का चलेगा ये सब। लेकिन उस टाइम में वो लोग क्या करेंगे, जो कोई भी गाना बन के डाल दो, तो आप सीजन से तो भटक रहे हो, राग से तो भटक रहे हैं। तो राग रागनी को जानना चाहिए कि देखिए हमारा रागनी दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक मर्दाना पार्ट में, एक जनाना पार्ट में। उसका भी एक मौसम पर आधारित है। उस मौसम आधारित गाने को चयन करना चाहिए कि कब हम किस चीज़ को, हमको कौन गाने का जो बनाना चाहिए, कौन गाने को कब हमको यूट्यूब में छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो मौसम से कोई मतलब नहीं है, गाने से कोई मतलब नहीं है, सीजन से कोई मतलब नहीं, संस्कार से कोई मतलब। हमको यूट्यूब में हमारा कितना मिलियन व्यूवर्स जाएगा इसके स्पीकर रहता है सबको। और कभी भी गाना, कोई गाना का एक सेंस बताइए तो दिखेगा नहीं। तो ये तो छोड़ा तो छोड़ी ये सब प्रयोग करता है सब। ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारा संस्कृति के खिलाफ है ये। तो बहुत हम नए टैलेंट को तो यही कहेंगे कि राग रागनी सीखें, जाने कि हमारा झारखंड का इतना बड़ा रागनी है जिसको करते करके जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इतनी रागनी है, इतना बढ़िया बढ़िया रागनी है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे जो आने वाले यंगस्टर उनके लिए आपने संदेश दिए कि जब तक हम अपने राग रागनी अगर हम नहीं सीखते हैं तो यकीनन हम अपनी वजूद को खो देंगे, और हम जो हमारी जो पहचान है, जो हमारे बाप दादाओं पुरखाओं ने हमें दिए हैं, वो कहीं ना कहीं हम मिट्टी में दफन कर देंगे। तो आज से आइए हम लोग संकल्प लेते हैं, मैं ही नहीं सारे लोग जितने भी देख रहे हैं, एक मुहिम झारखंड न्यूज 9 की तरफ से हम लोग चला रहे हैं ताकि अपने आर्ट कल्चर सभ्यता संस्कृति बचा रहे। तो और हम अगली कड़ी में जाते हैं। तो सर, बहुत अच्छी आपने बातें कही, और खास करके यंगस्टर लोग को के बारे में बताया कि राग रागनी सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगर हम सीखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हम अपनी जो वजूद है ना, हम विश्व पटल तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो और भी हम कुछ जानकारी लेते हैं सर से, क्योंकि बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते। जितने पुराने लोग हैं करीब करीब सभी लोग जानते हैं। और हमारा झारखंड न्यूज 9 का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे जो प्रतिभा, जो इतनी बड़ी योगदान दिए हैं, जो आज झारखंड के जो सिनेमा इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऐसे शख्सियत से आप सबों तक हम लोग रूबरू करा पा रहे हैं। अभी जो सही सिनेमा या भाषा या संस्कृति, अभी बहुत सारे सिनेमा में ये बात पोस्टर में लिखा हुआ आता है, बहुत सारा यूट्यूब में थंबनेल में लिखते हैं कि सादरी नागपुरी फिल्म। हाँ, ये तो ये कहीं कहीं ऐसा लगता है, बहुत लोग पूछते हैं कि ये हम लोग किस जोन में हैं या हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो थोड़ा इसको थोड़ा बताएं कि सादरी क्या है और नागपुरी क्या है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें आप। सादरी और नागपुरी तो हम लोग का, ये झारखंड का ही भाषा है। बोलचाल की भाषा में कोई सादरी बोलता है तो कोई नागपुरी बोलता है। जैसे कि नागपुरी जो क्षेत्र जो है ना, पूरा झारखंड है, उसी में हम लोग उसी को सादरी, जैसे गांव गांव वाला भाषा में सादरी बोलता है। तो सादरी के नाम से जैसे गांव देहात के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लोग सादरी के नाम से जानते हैं, ठेठ के नाम से जानते हैं, नागपुरी के नाम से नहीं जानते हैं ना। तो बहुत सारे लोग नागपुरी करने से थोड़ा समझ में कम आता है, सादरी करने से जल्दी समझ में आता है। यही अंतर है। ये सादरी मतलब खास कुछ ऐसा बात करने में, बातचीत करने में जो फर्क है, मतलब सादरी में कैसे बोलते हैं और नागपुरी में कैसे बोलते हैं, कुछ ऐसा शब्द है जो दोनों का दोनों का शब्द एक है, दोनों का शब्द एक ही है। तो और हम जाते जाते और कुछ सर से मिलना जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बातें बताएं। और सर, अभी अभी मतलब आप जब से स्टार्ट किए 1975 से लेके 2025 अभी ईस्वी चल रहा है, क्या फर्क देख रहे हैं, मतलब सरकार तरफ से और हमारे जो जितने भी बहुत सारे अभी यूट्यूबर भी आ गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल गया, इतने बाढ़ से अब मतलब रिलीज करने के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो आप हमारे संस्कृति को और हमारे आर्ट कल्चर को मतलब किस स्तर पर आगे ले जाना चाहिए हमारे लोगों को, थोड़ा सा ये आप
थोड़ा दिशा निर्देश दें। देखिए, हमारा जितना भी राइटर लोग को है और गायक सिंगर लोग इस चीज़ को ध्यान दें कि हम जो गाना बना रहे हैं वो हमारा समाज में इसका क्या संदेश जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और लोग जो होता है जैसे कि गाने का मुखड़ा नाम जो रखते हैं, कोई फिल्म भी बनता है तो उसको 10 मरतब सोचता है, उसका नाम रखा जाता है, नामांकन होता है। लेकिन हम लोग का तो जितना भी यूट्यूबर लोग को देखते हैं कि अपना एल्बम का नाम भी रखने नहीं आता है। आप जरा बताइए तो इसी तरह संगीत का जो है ना एबीसीडी भी पता नहीं है, लेकिन वो लोग जो है ना उसका एबीसीडी गिनाने लग जाते हैं। अले रह लियो, जेले रह लियो, खैले रह लियो, दिखले रहियो, इस तरह भाषा को वो प्रयोग करने लग जाते हैं। तो कम से कम भाषा को प्रोनाउंसिएशन जो है, जो गाना जो गा कह रहा है उसको जरा ध्यान दीजिए। तो होता है कि आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक बढ़िया चीज आएगा, लोग सुनेंगे उसका। आपको बहुत सारा आज भी जानते हैं दूरदर्शन में कभी भी कोई मॉडर्न गाना को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? आधुनिक म्यूजिक को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज भी हमारा जो वाद्य जंतर है, ढोल मांदर नगड़ा या सारंगी बांसुरी, इसी को एक्सेप्ट करता है दूरदर्शन। कहीं भी कोई भी अगर टेस्ट देने के लिए गया है संगीत के बारे में तो उसको इस पर ही गुजरना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं ना कि लेकिन हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ज़्यादातर भागते हैं कि मैंने एक ही चीज़, लोगों को पैसा कहाँ से, पैसा कितना कमाएंगे, कितना मेरा व्यूवर्स जाएगा, इस पर ज़्यादा तो संगीत को सोचेगा कौन। या तो पैसा कमाने के लिए सब बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि उसमें थोड़ा लगन करे, मेहनत करे, बढ़िया से शोध करे, गाना सबको अच्छा से लिखे और बढ़िया से करे, हो सका मिलियन मिलियन जाएगा और वो आजीवन भर उसको पैसा देगा। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानने सुनने का मौका मिला, और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे आसाराम महतो सर को, जिन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री या रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। और 1975 से लेकर 2025 तक का इनका सफ़र काफ़ी रोमांचित करने वाला था, और हम लोग बहुत सारे ऐसी घटनाएं हम लोग जानने की कोशिश किए। और हम जाते जाते हम एक सवाल पूछना चाहते हैं सर से कि कितनी, हमको लगता है नौकरी से भी रिटायरमेंट कर चुके हैं, और हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि 1975 से लेकर के 2025 ईस्वी अभी अभी करंट चल रहा है, तो क्या कोई सरकारी संस्थान या कोई बहुत सारे एनजीओ, ये सिनेमा इंडस्ट्री या रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें या भाषा कल्चर की बात करें, क्या कलाकारों के लिए कोई आगे आकर कुछ ऐसा योगदान दिए या कुछ ऐसी योजनाएं सरकार तरफ से आप लोग को मिल पाई? नहीं, हम लोग को तो आज तक नहीं मिला है ना कोई योजना। हम लोग को बहुत बार हमने इस बारे में बात भी किया कुछ हमारे नेता लोग से, लेकिन कोई हम लोग को साथ नहीं दिया। और आज यही कारण है कि हमारा जो संगीत और संस्कृति जो है आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है। कारण कि कोई भी चीज़ को करने के लिए इसमें जो पूंजी लगता है कि एक एक सिंगर या राइटर जो कोई भी उसको बेयर नहीं कर पाता है। बढ़िया इसका जो है ना कि काम करने के लिए हर चीज़ में पूंजी लगता है। विदाउट पूंजी कहीं कोई काम नहीं होता है। तो अब कैसे हम कर पाएंगे, यही सब दिक्कत होता है। और कोई संस्था या कोई सरकारी तरफ से भी हम लोग को कोई मदद नहीं मिलता है, इसके चलते भी हम लोग बहुत सा काम को नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप बताइए कि आज जितने भी स्टूडियो से लेकर गायकी की और सब में एक एल्बम भी अगर बनाता है तो 25-50 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। और उतना पूंजी नहीं रहने के चलते भी बहुत सा बढ़िया काम नहीं हो पाता है। पूंजी अगर हो, पैसा का व्यवस्था हो तो और भी अच्छा काम हो सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा सरकार थोड़ा हम लोग को संस्कृति और संगीत पर थोड़ा ध्यान दे, लोग को इस पर पूंजी मुहैया करे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो आदमी अच्छा काम कर सकता है और अच्छा हो सकता है। जैसे भोजपुरी वगैरह को मिला, बंगला को मिला, उड़िया को मिला, उस तरह से हम लोग को भी नागपुरी को मिलना चाहिए। तभी हमारा जो है कि झारखंड के संगीत आगे बढ़ सकता है। सर ने बहुत अच्छी बातें कही। हम ये और जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सरकार से, अगर मान लिया आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं, देखिए हम लोग का तो मेन व्यू है कि हमारा जैसे कि संगीत आगे बढ़े, हम लोग का यहाँ का भाषा में पिक्चर बने, फिल्म बने, लोग ज़्यादा इसको इसका अति उठा सकें।
हम लोग का गाना आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, बस हम यही चाहते हैं, देश विदेश तक पहुँचे, लोग बाहर के लोग भी जाने। हमारा यही ख्वाहिश है कि लोग विदेश तक जाने। आज भले यूट्यूबर छोटे बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, या यूट्यूब के थ्रू दुनिया के लोग जानते हैं। तो इस तरह से संगीत और डेवलप करेगा तो लोग तो जानेंगे ना, सब जगह देखेंगे, समझेंगे ना। संगीत को देखने के लिए हमारा एक माध्यम है यूट्यूब। और हम जानना चाहते हैं कि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज जो हम लोग आज म्यूजिक आधुनिक की बात करते हैं, जो भी म्यूजिक में हम लोग थिरकते हैं, आज यूट्यूब का समय है, सोशल मीडिया का हर जगह बोलबाला है। लेकिन उस समय में इन्होंने मार्केटिंग करके अपने यहाँ के संस्कृति को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। हम जानना चाहते हैं कि उस दौर में 1975 में आपने कैसेट कहाँ कहाँ बेचे? उस समय हम ज़्यादातर रांची में देते थे, डेली मार्केट में, गुमला में मनोज को देते थे, और इधर टाटा नगर में, हजारीबाग में, रामगढ़ में। इतने ही दूर वहीं से हमारा सब झारखंड में होता है। और बाहर उधर आसाम वगैरह भी जाता था तो वही लोग अपना उधर भेजते थे, हम डीलर को दे देते थे। तो चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल और आज के युवा पीढ़ी के लिए होगा, क्योंकि क्या है कि मैं अपने जीवन में मैंने एक चीज़ सीखा। अगर आपके घर में माँ बाप, बूढ़ा बुजुर्ग या दादा दादी हैं, तो उनके अंदर के जो गुण है ना, आप जरूर लीजिएगा। आज का युवा पीढ़ी उनके धन दौलत या जगह जमीन या घर द्वार को वो संपत्ति समझते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो संपत्ति है, अगर आप उन्हें आप ले लेते हैं तो इससे बड़ा और कुछ आपके पास उसके जो मूल्य होगा वो बेस कीमती होगा, और उसे किसी जमीन जगह जायदाद से उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने आज ही संकल्प लें, आज ही आप दृढ़ संकल्प लें कि अपने दादा दादी माता पिता से जो गुण है, आर्ट कल्चर, आप उन्हें जरूर लें। तो सर एक आखिरी जाते जाते सवाल, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए ताकि हमारे आर्ट कल्चर बचा रहे? हम सभी युवा पीढ़ी को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करो संगीत के तहत, तो उसको मैंने 10 मरतब उस पर सोचिए कि हम क्या संदेश दे रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि जो गाना लिख रहे हैं, बना रहे हैं, यूट्यूब में दे रहे हैं, तो उस गाने से मेरा जो है कि झारखंड का क्या विकास होगा, झारखंड के संस्कृति का क्या विकास होगा, इस पर ध्यान दे। और कोई भी गाना को जो है ना कि एक संदेशपूर्ण लिखे, ताकि उसका जो आने वाला समय है, वो जानते हैं कि वो लाइफ टाइम वो गाना अचीवमेंट कर सके। तो चलिए जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम महतो जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और इनकी जो जर्नी थी 1975 से लेकर 2025 तक इन्होंने अपने वो सफ़र को बताए। और हम सभी दर्शकों अरे हम ये उम्मीद करते हैं जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन से प्रेरणा मिली होगी, अरे मिलेगी। झारखंड न्यूज़ 9 एक मुहिम चला रहा है कि जितने भी झारखंड में ऐसे प्रतिभा व्यक्ति जो आज तक उनको मंच नहीं मिला है या ऐसे हिडन है, उनको ढूंढ निकालना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना, उनकी पहचान दिलाना। तो जाते जाते सर से, अभी फगुआ का टाइम है, तो हम चाहते हैं कि उस फगुआ का वो राग को अगर नहीं गुनगुनाते तो ये अधूरा रहेगा, क्योंकि राग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो महीना चल रहा है करीब करीब फागुन का महीना शुरू शुरू हो गया, तो हम चाहते हैं कि वो गाना गुनगुनाए फगुआ राग में सर आप। सरैज खान फूले आवे सरहुल फूले जुही फूल, सरैज खान फूले आवे सरहुल फूले जुही फूल, लोरे धवै फूल तोरे धवै फूल, चल तोरे सजनी घूमे ले, तोरा राज में नदी नाला राज्य में, वन पहाड़ राज्य में, झारखंड में, नदी नाला राज्य में, वन पहाड़ राज्य में, झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी खूबसूरत, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि रम गए ये फगुआ का टाइम में। और जितने भी पेड़ पौधे और धवई फूल, बहुत सारे बच्चे आज जानते नहीं हैं, धवई के जंगल में पाया जाने वाला एक पौधा है, पेड़ है, और उनके फूल के बारे में जिक्र किया इन्होंने।
तो बहुत हमारे झारखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो छिपा है और अभी भी है। तो जाते जाते एक और राग हम लोग सुनना चाहेंगे जो कि बहुत सारे ये जो मर्दानी राग बोल रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। मर्दाना बोलने से मतलब जोश जुनून और वो वीर रस वाली वो फील आती है अपने अंदर। तो ये मर्दाना राग के बारे में बताएं और ये गाना किस टाइम में गाते हैं। मर्दानी एवरग्रीन गाना है, इसको हर समय गाया जा सकता है, इसके लिए कोई टाइम समय निश्चित नहीं है, ये एवरग्रीन गाना है। मर्दानी को हर समय गाया जा सकता है, सिर्फ उसका राग रागनी को पहचान होना चाहिए। देखिए गाना इस टाइप से है, जिंदगी माने एक इंसान जो है ना कि किसी को दोष नहीं दे रहा है, ले अपने आप को दोष दे रहा है। कहता है कि जिंदगी में हम क्या किए क्या नहीं किए, क्या खोए क्या पाए, वो अपने आप को दोष दे रहा है। देखिए उस पर जो है गाना है वो, देखिए बहुत बढ़िया गाना है। जिंदगी तो का दे ले मौके रे, मौके रे, रोज यहाँ दिया बूह तो के रे, जिंदगी तो कहा दिलिस मौके रे, मौके रे, रोज यहाँ दिया बूह तो के रे। अंतरा में डेगे डेगे भर मालिश, डेगे डेगे भर मालिश, फिर नहीं रहे के देलिस, खोटकल घाव में तो नून छीट काले रे, छीट काले रे, जिंदगी तो कहा देलिस मौके रे, मौके रे, रजिया है दिया बूह तो कह रे। तो बहुत सुंदर अभी आपने जो राग मर्दानी राग आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही मीनिंगफुल था। जिनके शब्द और जिन्होंने इन्हें लिखे हैं और बहुत ही खूबसूरत सजाए अपने कलम की ताकत इसमें दिख रही है। आज हम ऐसे शख्स से मिलवाए, आपने इनके जीवन से आपने काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। और आज हम लोग चलिए संकल्प लेते हैं कि आज अपने आर्ट कला के प्रति, अपने म्यूजिक के प्रति, हमें हमारे जो धरोहर जो हमारे विरासत में जो मिली है, हम सभी उसे लेकर आगे बढ़ें और विश्व पटल तक पहुंचाएं। अगर आपने बोलना चाहते हैं कि अगर आप झारखंड न्यूज़ 9 पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड न्यूज़ 9 एक मुहिम छेड़ा है कि जितने भी प्रतिभा हैं झारखंड में, बहुत सारे लोग हैं जो आज तक कैमरे के सामने या मीडिया के सामने या उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारे एक जिम्मेदारी है कि हम उस मुहिम प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन और सरलता के साथ आगे बढ़ पाए। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।